गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, इन तीनों मॉड्यूल के जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जितनी यूनिट्स थी, उन सब में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर मेरी एक एक करके आपसे सब पर बातचीत हो चुकी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं, तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सारी क्लासेस आपको वीडियोस और लाइव सेक्शन में इसी चैनल पर मिल जाएंगी, वो जरूर देख लीजिएगा। और बीआरबीएल में स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिनमें क्वेश्चंस को टफ बनाया जा सकता है। उस सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ना चाहिए। आईएबीएफ ने हाल फिलहाल के दिनों में जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं, चाहे वो जेआईबी के लिए हो, चाहे वो सीआईबी के लिए हो, उनमें 50 to 60% क्वेश्चंस ऐसे रहे जो कॉन्सेप्चुअल ही थे, यानी जिन पर आपको कॉन्सेप्ट तैयार करके ही आपका आंसर हो पाएगा। तो इसलिए भी आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चलाई जा रही है ताकि आप इत्मीनान से सारी थ्योरी को कवर कर लें यहीं से। मॉड्यूल डी की शुरुआत आज हम कर रहे हैं, और मॉड्यूल डी की शुरुआत जो कर रहे हैं उसमें मॉड्यूल डी शुरू होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। मॉड्यूल डी में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट के उन पर है, उन पर हम आगे बातचीत कर लेंगे। लेकिन मैं पहले उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बातचीत करूंगा, और वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उन पर मेरी आपसे एक एक करके बातचीत होगी। जिनमें सबसे पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। ये दो ही सेक्शन में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 और सेक्शन 125, इन्हीं दो सेक्शन में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको पढ़ना है आपके अपने सिलेबस में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, प्लेज है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। ये आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स को उठा के देखेंगे तो सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से एक एक क्वेश्चन बना हुआ है, यानी सारे के सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कवर किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, और आपके सिलेबस में भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में पहला कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। सिलेबस में उसी सीक्वेंस में लिखा गया जिस सीक्वेंस में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दो ही सेक्शन आपका है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, 124 125। इसको ध्यान से करके समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टी हैं, एक व्यक्ति का नाम है राहुल, क्लियर है, एक पार्टी है जिनका नाम है राहुल, और एक पार्टी है जिनका नाम है साहिल। ये दो पार्टी हमारे बीच में है। अब एक एक करके ध्यान से समझिएगा। राहुल और साहिल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर हमारी जो चर्चा चल रही है उसमें राहुल और साहिल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें साहिल ये प्रॉमिस करता है, यानी साहिल अगर प्रॉमिस कर रहा है तो बेसिकली ये यहां पर क्या है, प्रॉमिसर है। जिसमें साहिल ये प्रॉमिस करता है कि मैं राहुल आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, यदि आपको कोई लॉस होता है या कोई डैमेज होता है किसी थर्ड पार्टी के किसी एक्ट से या मेरे किसी एक्ट से, तो मैं आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा, मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा। जहां पर साहिल ने राहुल से यह प्रॉमिस किया कि अगर मेरे किसी एक्ट या किसी थर्ड पार्टी के किसी एक्ट से आपको कोई लॉस या डैमेज होता है तो मैं आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा। ये प्रॉमिस कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इस प्रॉमिस को हम इंडेमनिटी कहते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। यानी ये जो प्रॉमिस है ये बेसिकली कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, या मेक गुड टू द लॉस, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, जो लॉस हुआ है उसको पूरा करना इंडेमनिटी का मतलब होता है, यानी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो साहिल ने राहुल को यह प्रॉमिस किया कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मेरे किसी एक्ट से किसी थर्ड पार्टी के किसी एक्ट से आपको कोई भी डैमेज होगा तो मैं उसका कॉम्पनसेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अब यहां पर जिसने ये प्रॉमिस किया है, जिसको हम प्रॉमिसर कह रहे हैं, वो यहां पर कहलाता है, ये पार्टीज याद रखिएगा क्योंकि पार्टीज के बारे में अभी जो आपका पेपर 28 जून 2025 को हुआ है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की पार्टीज पूछी गई हैं। जो यहां पर प्रॉमिस कर रहा है उसे इंडेमनीफायर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेमनीफायर कहा जाता है। और जिसके लिए प्रॉमिस किया जा रहा है वो यहां पर कहलाएगा इंडेमनीफाइड। इसको हम क्या कहते हैं, इंडेमनीफाइड कहा जाता है, या इसी का एक दूसरा नाम है इंडेमनिटी होल्डर, या इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंडेमनिटी होल्डर। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, इंडेमनिटी होल्डर। ये आपके जो पार्टीज हैं, ये दो पार्टीज पूछी गई हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है क्या, ये लिखा गया है सेक्शन 124 के अंतर्गत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसकी चर्चा की गई है। तो इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस कर रहा है, इस एग्जांपल में राहुल यहां पर साहिल हो गए, और जिनके लिए प्रॉमिस किया जा रहा है, जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो कहलाएगा इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। तो इंडेमनिटी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रॉमिस है जिसमें किसी व्यक्ति को हम कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस करते हैं यदि उसे कोई लॉस या डैमेज होता है। अब ये जो इंडेमनिटी है इसको आप इंश्योरेंस में देखते हैं, ये इंश्योरेंस का बेसिकली एक प्रिंसिपल है। इंश्योरेंस में भी इंश्योर्ड को ये प्रॉमिस करता है कि कोई भी लॉस या डैमेज होगा
तो मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा, मैं आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा, उस लॉस से मैं आपको बचाऊंगा यदि कोई दुर्घटना होती है तो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी जो इंडेमनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सारे इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होगा। बात नंबर एक। दूसरी बात, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इसकी बात करें तो यहां पर अगर मान लेते हैं राहुल को कोई लॉस या डैमेज हुआ तो उस केस में साहिल की लायबिलिटी बनेगी कि ये उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब यहां पे साहिल की लायबिलिटी प्राइमरी लायबिलिटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के जब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वहां पर आपको ये समझना होगा प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है, सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होती है, क्योंकि जब हम गारंटी पढ़ेंगे तो वहां जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। लेकिन यहां पर साहिल यानी इंडेमनीफायर की प्राइमरी लायबिलिटी होती है। प्राइमरी लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर इन्हें नुकसान हुआ तो इनकी ही जिम्मेदारी है कि ये कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत। अब एक एक करके इसको पढ़ते चलते हैं भैया। सॉरी, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मीनिंग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट लिटरली मींस सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस और कंपनसेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका मतलब इंडेमनिटी का मतलब ही होता है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी लॉस के अंतर्गत या कॉम्पनसेशन देना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दो ही सेक्शन में 124 125, तो 124 इसकी परिभाषा के बारे में क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused by him caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person या third person is called contract of indemnity। तो contract of indemnity की परिभाषा जो सेक्शन 124 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है वो क्या है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी ये प्रॉमिस करता है दूसरी पार्टी को कि हम आपको लॉस से बचाएंगे। अब वो लॉस किस प्रॉमिसर के द्वारा हो, प्रॉमिसर के किसी कंडक्ट से हो या किसी अदर पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के किसी कंडक्ट से हो, हम आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे, उस लॉस से हम आपको बचाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब यहां पर दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर वो है जो प्रॉमिस कर रहा है, जो आपको लॉस से बचाएगा, इसको हम प्रॉमिसर यहां पर लिख देते हैं। जो यहां पर प्रॉमिस कर रहा है बेसिकली वो आपका कहलाता है इंडेमनीफायर, और जिसके लिए प्रॉमिस की जा रही है उसको हम इंडेमनीफाइड या इसका एक और नाम है, इसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं। इंडेमनिटी होल्डर, ये दोनों नाम याद रखिएगा, पूछा कोई भी नाम जा सकता है क्योंकि दोनों पार्टीज पूछी गई पिछले एग्जाम में। अ पर्सन हु प्रॉमिसेस टू इंडेमनीफाई टू पे फॉर द लॉसेस इज नोन एज इंडेमनीफायर। वो व्यक्ति जो वायदा कर रहा है कि मैं आपके लॉसेस को पे करूंगा, इंडेमनीफायर। जिसके लिए किया जा रहा है वो इंडेमनीफाइड। अ पर्सन फॉर हुम सच अ प्रॉमिस इज मेड इज नोन एज इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। जिस व्यक्ति के लिए वायदा किया जा रहा है वो इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर उसे हम कहते हैं। सेक्शन 124 इंडेमनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है और कितनी पार्टीज होती है, दोनों बातें सेक्शन 124 में लिखी गई। अब आते हैं सेक्शन 125, दो ही सेक्शन में जैसा मैंने आपको पीछे बताया। अब सेक्शन 125 ये कहता है कि जो प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी का मतलब जिसके लिए वायदा लिया गया है, यानी इंडेमनीफायर या जो इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। यहां पर एग्जाम्पल में किसकी बात हो रही है भैया, यहां पर बात हो रही है राहुल की, क्योंकि राहुल ही इस एग्जाम्पल में क्या है, इंडेमनीफाइड है यानी इंडेमनिटी होल्डर है। इनके क्या क्या राइट्स होते हैं, देखो भैया, इनका सबसे पहला राइट तो यही है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, यहां पर राहुल और आदित्य दो व्यक्ति अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, तो कोई भी लॉस यदि होगा तो राहुल का ये राइट है कि उस लॉस को ये रिकवर करवाएंगे साहिल से, यानी साहिल को कॉल किया जाएगा कि भैया मुझे लॉस हुआ है, आप इसको इंडेमनीफाई करिए क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और ये साहिल की लायबिलिटी होगी। तो जो यहां राहुल के राइट्स हैं वही यहां पर साहिल की क्या है, लायबिलिटी है। अब एक एक करके सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 पढ़ते चलते हैं। तो पहला अधिकार क्या है, राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन अ सूट, सेक्शन 125 सबसेक्शन 1। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई मुकदमा है जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि साहब अगर मैं इसमें हार गया या कोई डैमेज मुझे पे करना पड़ा तो आप मुझे इंडेमनीफाई करिएगा, आप उसको कॉम्पनसेशन दीजिएगा। तो ये अधिकार होता है कि अगर कोई डैमेज पे करना पड़ा है किसी सूट में, तो ये राइट होता है इंडेमनिटी होल्डर का कि उस डैमेज को रिकवर करने के लिए वो बुला सकता है अपने इंडेमनीफायर को, यानी यहाँ उसमें एग्जाम्पल में साहिल को। एन इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect to any matter to which the contract of indemnity applies। तो ऐसा कोई मैटर है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उस मैटर में, उस मामले में अगर उसको कोई भी डैमेज पे करना पड़ा तो आपसे, चूंकि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप उस डैमेज को रिकवर करेंगे, वो कॉल कर सकता है। दूसरा है राइट टू रिकवर कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग अ सूट, सेक्शन 125 सबसेक्शन 2। क्या कह रहा है कि अगर आप कोई सूट को डिफेंड कर रहे हो,
और उस सूट को डिफेंड करने में अगर आपको कोई कॉस्ट लगती है तो उसी लिए वो किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। अगर उस सूट को डिफेंड करने में आपको कोई, क्योंकि अगर वो सूट ना होता, वो मुकदमा ना होता तो आपको डिफेंड ना करना पड़ता और आपका खर्चा ना होता। तो अगर किसी सूट को डिफेंड करने में आपका जो कॉस्ट आ रही, जो खर्चा आ रहा है, वो सारी कॉस्ट आप रिकवर कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन एक बात आपको यहां पर यह ध्यान रखना है इसको पढ़ने के पहले, कि यहां पर भैया आप साहिल को यानी इंडेमनीफायर को तभी कॉम्पनसेशन देने के लिए बुला सकते हैं जब आपका जो लॉस है वो एब्सोल्यूट लॉस होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? वो कैलकुलेट होने वाला हो, वो एब्सोल्यूट, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इसीलिए इंडेमनिटी नहीं लागू होता है क्योंकि किसी के जीवन जाने से वास्तव में कितना लॉस आया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु से कितना लॉस आया है, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। और जब लॉस एब्सोल्यूट ही नहीं है, जब लॉस को कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, तो कैसे आप पे करोगे? तो लॉस जब आपका एब्सोल्यूट लॉस होगा तो इसको कॉल किया जा सकता है और इसकी प्राइमरी लायबिलिटी यहां पर बनती है। ठीक है, तो यहां पर पढ़ते हैं सेक्शन 125 का सबसेक्शन 2। एन इंडेमनिटी होल्डर हैज द राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर ऑल कॉस्ट which he may be compelled to pay in any such suit if in क्या है bringing or defending it he did not contravene the orders of the promisor and acted is at would have been prudent to him to act in the absence of any contract of to indemnity और इफ द प्रोमिसर अथोराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। क्या कहा जा रहा है कि इंडेमनिटी होल्डर को ये अधिकार होता है कि वो रिकवर कर सकता है अपने इंडेमनीफायर से वो सारी कॉस्ट जो उसको पे करना पड़ा है किसी मुकदमे को, किसी सूट को डिफेंड करने में या किसी सूट को लाने में। ही डिड नॉट कंट्रावीन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर एंड एक्टेड as it would have been prudent for him to act in the absence of any कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये कब होगा? जब वो प्रॉमिसर के मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो काम करेगा, उसको कंट्रावीन नहीं करेगा और वो वैसे ही एक्ट करेगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं हुआ होता तो वो एक्ट करता, वैसे ही वो एक्ट करेगा। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी यदि बन रही है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी यदि क्रिएट हो चुकी है, तो आपका जो इंडेमनीफायर है वो आपको पे करेगा, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा। तीसरा है राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज, सेक्शन 125 का सेक्शन सबसेक्शन 3 है। अब अगर किसी मुकदमे में आपको कंप्रोमाइज के अंतर्गत कुछ पे करना पड़ा और आपने उस मुकदमे के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, जैसे आपका मुकदमा चल रहा है और आपको कुछ कंप्रोमाइज वहां पर देना पड़ा, कंप्रोमाइज के लिए कोई अमाउंट आपको देना पड़ा, तो वो कंप्रोमाइज का अमाउंट भी आप रिकवर कर सकते हैं अपने इंडेमनीफायर से, क्योंकि ये एब्सोल्यूट लॉस के अंतर्गत कन्वर्ट किया मतलब माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। एंड इंडेमनिटी होल्डर ऑल्सो हैज द राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर all sum which he may have pay under the terms of any compromise of any such suit if the compromise was not contrary the orders of the promisor। क्या कहा जा रहा है? इंडेमनिटी होल्डर को ये अधिकार होता है कि वो रिकवर कर सकता है अपने इंडेमनीफायर से वो सारे सम्स जिसको उसे पे करना है या पे करना पड़ा है किसी कंप्रोमाइज के अंतर्गत किसी मुकदमे में। हाँ, अगर कंप्रोमाइज के अंतर्गत उसने कोई कॉन्ट्रैरी प्रूव नहीं हुआ, कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है अगर उसके विपरीत कोई चीज प्रूव नहीं हुई है, अगर सारी चीजें वैसे ही जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके विपरीत अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वहां पर वो रिकवर करने का अधिकार रखता है। एंड वाज वन विच इट वुड हैव बीन prudent for the promise to make in the absence of any contract or indemnity और the promisor authorized him to compromise the suit और promisor ने उसको ये authorize कर रखा था कि आप वहां पर compromise कर सकते हैं, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? तो कोई मुकदमा करना पड़ा, कोई कंप्रोमाइज करना पड़ा, कोई लॉस आपको पे करना पड़ा, ऐसे केस में आप वो सारी धनराशि रिकवर कर सकते हैं जो आपको देनी पड़ी है अपनी इंडेमनीफायर से। कोई कॉन्ट्रैरी अगर वहां पर प्रूव नहीं हो रहा है तो, या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रावीन नहीं कर रहे हैं, प्रॉमिसर के आदेशों के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो फिर आपको अधिकार है कि आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो दो ही सेक्शन में आपका है, सेक्शन 124, सेक्शन 125। इसके बाद आपका जो अगला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो सेक्शन 126 से शुरू हो जाता है, जो अगली मुलाकात में हम चर्चा में लाएंगे। तो आज के लिए फिर इतनी ही बात रखते हैं, एक एक करके मैं सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर आपसे बातचीत करूंगा। अपनी प्रिपरेशन आप सभी शुरू कर दीजिए भैया, जो अब बहुत ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि अगर हम अगस्त में देखें तो लगभग 10 दिन इसके समाप्त हो चुके हैं। आपके पास सितंबर से 2 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 30 नवंबर से आपका पेपर भी शुरू हो जाएगा। 5 पेपर आपको तैयार करने हैं। आप अगर हमारी गाइडेंस में आना चाहते हैं तो आप महापैक सब्सक्राइब कर सकते हैं। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में काम करता है। इसमें आपको सारी जितने भी इस समय रनिंग बैचेज उन सबका एक्सेस मिलता है, उसको आप लाइव रिकॉर्डेड सब देख सकते हैं। जितने अपकमिंग बैचेज होते हैं उनका एक्सेस आपको इसी कॉस्ट में मिलता है, कुछ भी अलग से आपको पे नहीं करना है। प्लस इलेक्टिव पेपर की क्लासेस भी आपको इसमें मिलती हैं इसी कॉस्ट में, कुछ भी आपको अलग से पे नहीं करना होगा। ये महापैक आपके लिए 3 वैलिडिटी में 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ के लिए है। इसके अलावा इंडिविजुअल बैच की बात करें तो CIB फाउंडेशन 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है। ये बिल्कुल न्यू बैच है आपके लिए, दिसंबर एग्जाम को ही ये टारगेट कर रहा है। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लास मिलेंगी। लेकिन अब इसमें और महापैक में अंतर ये है कि आपका ये एक सिंगल बैच ही होगा, मतलब इसी बैच का एक्सेस आपको सिर्फ मिल पाएगा और इसमें इलेक्टिव पेपर नहीं, चारों कंपलसरी पेपर के लाइव रिकॉर्डेड और आपके लिए मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इसमें भी अवेलेबल मिलेगा।
लेकिन ये सिर्फ एक ही बैच के लिए, एक ही बैच को आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे और एग्जाम के समाप्त होने के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। महापैक की वैलिडिटी बनी रहती है, अगर आपने 1 ईयर या 2 ईयर का लिया है, जब तक उसकी वैलिडिटी नहीं समाप्त होगी तब तक उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। उसमें आपको महापैक में इलेक्टिव पेपर्स की क्लासेस मिलती हैं, उसके लिए आपको कुछ भी अलग से पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको अलग से इलेक्टिव पेपर लेना होता है, ये अंतर है, और उसमें नंबर ऑफ बैचेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इनके अलावा अगर आपका कोई कंपलसरी पेपर है, से एक ही सब्जेक्ट रुका है, सिर्फ एक ही पेपर आपको देना बचा हुआ है कंपलसरी पेपर में, तो चारों यहाँ पर कंपलसरी पेपर सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी अवेलेबल हैं। आप इनको परचेज कर सकते हैं, प्राइस बहुत कम है। और अगर आपका महापैक है तो आपको ये अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्टिव पेपर आपको IABF 5 पेपर का ऑप्शन देता है, जिनमें से 4 हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। HRM, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। इन सब में ही लास्ट सारे एग्जामिनेशन में रिजल्ट बहुत अच्छे गए हैं हमारे। तो आप इनमें से कोई भी आप अगर चुनना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके पास है। या आप इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं, और अगर आपने महापैक ले रखा है तो फिर आपको ये अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी में ऐड है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? मैं आपके लिए इस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट डील करता हूं। एक आपका जो 4th कंपलसरी पेपर जिस पर इस समय हमारी बात चल रही है, BRBL, और एक आपका इलेक्टिव पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दोनों पर मेरी आपसे बातचीत होती है। इन दोनों विषयों में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, इस एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, रजिस्ट्रेशन, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप डेडिकेटेड इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। इस QR कोड को स्कैन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर JAIB CIB एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट जो आपसे मुलाकात होगी वो अगले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत हमारी होगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। मैं सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ यहीं से डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।